नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। छात्रों, आज इस वीडियो को लेके आया हूँ, ये मेरा उद्देश्य इस बात को लेकर है कि कई जो भी छात्र थे उनका एक डिमांड था कि सर आप अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताइए और आगामी जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है या अन्य जो परीक्षाएँ हैं, चाहे वो जीआईसी का हो, चाहे पीजीटी का हो, उसमें आपने ऐसा क्या काम किया था या किस प्रकार की आपकी रणनीति थी? और रणनीति के साथ-साथ आपने किस प्रकार की बुकों को आपने पढ़ा था? उसके बारे में आप बताइए। और अपनी कुछ जो भी संक्षिप्त अपना परिचय हो यानी क्वालिफ़िकेशन, उसके बारे में हमें बताइए। या आपका सब्जेक्ट, कई लोग तो यही जान रहे थे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, यही लोगों को कन्फ्यूज़न था। तो मैं उन्हीं सब सारी चीज़ों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। आप उनमें से चीज़ों को आप प्रयोग करके अपने जीवन में भी, अपने जो भी शैक्षिक जीवन है उसमें आप प्रयोग कर सकेंगे और उसका लाभ वो आप उठा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको जो भी नए हैं और नए के साथ-साथ उनको एक बता दिया, एक इन्फॉर्मेशन है कि आप सोशियोलॉजी वर्ल्ड के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उस पे आप जुड़िए और उसमें 1 टू 1 वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है आगामी जो भी परीक्षाएँ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो अपनी क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो क्वालिफ़िकेशन में अगर हम बात करें तो हमारी जो भी ग्रेजुएशन, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ही कंप्लीट हुआ है। और इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो उसी उसी के 1 साल बाद ही या उसी जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसी के बाद मेरा नेट भी हो गया था। और नेट भी कई बार मेरा हुआ है और एक बार नहीं, लगभग 8 बार मैं नेट क्वालीफ़ाई हो चुका हूँ। और इसके साथ अगर हम बात करें तो जेआरएफ भी मेरा हो चुका है, जेआरएफ भी हो चुका है इसी के साथ। अब यहाँ पे बात आती है कि रिसर्च की, तो रिसर्च मैंने अभी ऑप्ट नहीं किया है और रिसर्च के लिए मैंने एक बार प्रयास किया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो क्रेट एग्ज़ाम होता है, उसको मैंने 2020 में दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे उसे ड्रॉप आउट करना पड़ा। एडमिशन तो मेरा हो गया था, मैं क्वालीफ़ाई भी कर लिया था, मात्र एक सीट थी, उस पे मैंने क्वालीफ़ाई किया था। लेकिन वो चीज़ें मुझे ड्रॉप आउट करनी पड़ी, कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा। अब बात आती है कि अगर हम ये तो मेरी क्वालिफ़िकेशन की थी। अब बात आती है कि अगर हम कई एग्ज़ामों के अगर संदर्भ में अगर हम बात करें और कई एग्ज़ामों को ना बात करते हुए हम सिर्फ़ यूपीएचईसी को टारगेट करते हैं, क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट एग्ज़ाम वही है। अगर हम नेट जेआरएफ के बाद अगर हम बात करें, तो टॉप मोस्ट एग्ज़ाम वही रह जाता है। तो उसके रणनीतियों के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस मतलब सेंस बोल सकते हैं कि अगर हम एक टारगेटेड, मैंने पढ़ाई अगर शुरू की है तो 2017 से मैंने शुरू किया था कि मुझे करना है या इस पद को मुझे प्राप्त करना है। ये मैंने 2017 में, यानी पहली बार जब मैं नेट क्वालीफाई हुआ था, तभी मैंने सोच लिया था और इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा। वो प्रयासरत मेरा प्रयास, चाहे वो किसी एग्ज़ाम के संदर्भ में हो और विभिन्न राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं पर भी हो, वो मैं प्रयास करता रहा। चाहे वो डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से हो या इसके साथ-साथ चाहे वो लिखित परीक्षा के माध्यम से, लगातार मैं उसमें रहता भी है, लेकिन अंतिम चरण से मैं दूर रहता था। अब बात आती है कि अगर हम डेढ़ साल के की बात करें, तो डेढ़ साल में लगभग मैं बात बता सकता हूँ कि सेकंड वेव मैं बता सकता हूँ, जो कोविड आया था, उसमें मैं अपनी जगह से नहीं हिला था। मैं अपनी जगह पे लगातार पढ़ाई करता रहा। पढ़ाई में मैं ये ध्यान रखता था कि जो भी चीज़ें होती थी उसको सारा चीज़ें मैं एक डिसिप्लिन बेस्ड में करने का प्रयास करता था। एक शेड्यूल होता था, सुबह से शाम तक या रात तक पूरा शेड्यूल होता था। शेड्यूल में ये होता था कि सुबह से शाम तक जो भी पढ़ाई करता था, मैं उसे शाम को रिवीज़न करके तभी मैं उसे सोने का कार्य करता था और सुबह से फिर वही कार्य मैं प्रारंभ कर देता था। ये चीज़ें मेरी प्रक्रिया चलती थी। अब अगर हम बुक की बात करें, यूपीएचएससी की अगर हम बात करें, तो मेरा एक अलग भी इंटरव्यू हुआ है, उसमें मैंने चर्चा किया है कि मेरे क्या-क्या एग्ज़ाम हुए। लगातार जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, वो चाहे शैक्षिक से संदर्भित, चाहे शिक्षा से संबंधित हो या इसके साथ-साथ यूपी ट्रिपल एससी से जो पेट का एग्ज़ाम होता है, उससे संबंधित भी एग्ज़ाम भी हुए हैं 2-3 बार। और वो भी मैं उसमें भी मैं रहा, उसमें भी मैंने क्वालीफ़ाई किया है।
ठीक है? तो मेरा ये बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं ये क्वालीफ़ाई की है, मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे कोई भी एग्ज़ाम इससे नहीं रुके, जिसकी वजह से ये इसके कारण ये थे कि कंटिन्यू लगे रहना अपने टारगेट पर। अपना जो टारगेट है लगातार पढ़ाई करते रहना, क्या चीज़ भ्रांतियाँ हैं, किस चीज़ को लेकर है, एग्ज़ाम को लेकर है या किसी से, इस पे मैं ध्यान नहीं देता था। क्या हो रहा है आस-पास, इस सब पे भी मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता था। अब हम ज़्यादा क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो यूपीएचएससी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यूपीएचएससी रणनीति। अब यूपीएचएससी के लिए मैंने क्या किया, एक्चुअली यूपीएचएससी में अगर हम सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो आपके पास योग्यता तो होनी चाहिए नेट जेआरएफ की। इसमें और किसी प्रकार की एपीआई की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप देखते हो कि होता है, ठीक है? यहाँ पर जो अगर हम सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम हम सोशियोलॉजी बात करते हैं, देन हम जीएस की बात करेंगे। सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना चाहिए या मैंने क्या किया था, वैसे तो मैंने आपको बताया कि 2017 से मैं कार्य कर रहा था इस पे। लेकिन जो एक फ़ोकस्ड जो स्टडी होती है उसके बारे में चर्चा करूँगा कि मैंने क्लासिकल थिंकर या बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने क्या कर लिया था, मैंने ए.के. तिवारी, आप सबको लगभग सबको इसके बारे में जानकारी होती है, जो भी मुझसे जुड़े हैं उनको भी मैं क्या करता हूँ, इसी को रिकमेंड करता हूँ कि आप ए.के. तिवारी में सिर्फ यही विश्वास करिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट और आपका जो क्लासिकल थिंकर है वो लगभग ये कंप्लीट करेगा। अब कहेंगे आप क्लासिकल थिंकर के लिए वो बुक पढ़ सकते हैं, आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको विद्वान यहाँ नहीं बनना है, हमको एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, तो आपको क्लासिकल थिंकर और जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे आप क्या करोगे, ये सिर्फ आप पार्ट कंप्लीट कर लेना ए.के. तिवारी। अब बात आती है मॉडर्न थिंकर के लिए। मॉडर्न थिंकर के लिए एकमात्र बुक पढ़िए और अधिक मत पढ़िए कुछ भी। मैंने नोट भी बनाए हैं, नोट्स मेरे प्रिपेयर्ड हैं और न्यूली मैंने प्रिपेयर्ड बनाए। वैसे तो मेरा एक रफली था, उसके बाद रफली के बाद मैंने नई बनाए थे। तो उसमें मैंने क्या कर लिया था, मैंने जो एसएल दोषी की आती है, ओनली एसएल दोषी, दोषी और जैन कई लोग लेते हैं लेकिन दोषी जैन नहीं, सिर्फ एसएल दोषी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एसएल दोषी, ठीक है? तो एसएल दोषी की आप मॉडर्न थिंकर कर लीजिएगा। अब आता है रिसर्च एप्टीट्यूड, जैसा कि इसका एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चंस का एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आपको इसमें भी बुक आपको पढ़नी आवश्यक है। तो आप रावत पब्लिकेशन इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सब बुकें आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि अब आपका काम नहीं चलेगा बिना बुक पढ़ के, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर या ये जो विज्ञापन 50 का था, ये पेपर आपने देख करके ये ज़रूर भाप लिया होगा। अब बात आती है कि इसके बाद ये टेक्स्ट बुक के आधार पर हो गया। अब बात आता है कि सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन अपना करना। मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे, टेस्ट पेपर। आप यूथ कंपटीशन ले लीजिए, मैं मानता हूँ गलतियाँ हैं, लेकिन गलतियों पर मैंने भी कार्य किया। मैंने कार्य इस प्रकार किया, मैंने लगभग 5-6 बार मैंने सारी बुकें, अब आपको थोड़ा और लग रहा होगा कैसे आप कर लिए, तो मैंने यूथ कंपटीशन को मैंने 5-6 बार या कई बार और भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कम तो नहीं था, ठीक है? तो मैंने उसको सॉल्व किया और उसमें जो गलतियाँ थी, गलतियों को पकड़ने का प्रयास किया और उनका मैंने नोट बनाता गया लगातार। नोट कैसे बनाया, मैं उनमें जो भी क्वेश्चन गलत होते थे या जो डाउट में रहते थे कि इनका आंसर क्या हो सकता है, उनको मैंने क्या किया, एक कॉपी में मैंने लिख लिया पूरा बाकायदा, ठीक है? तो इससे क्या होता था, गलतियों से मैं बच जाता था। ये काम मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे जीआईसी का एग्ज़ाम हो, और इसके साथ-साथ जीडीसी या राजस्थान का भी एग्ज़ाम हो, उसमें मुझे काफ़ी हेल्पफुल, इसमें काफ़ी हेल्प मिली इस कार्य से, ठीक है? क्योंकि मैं गलतियों से बच गया इससे। अब बात आती है, ये तो सोशियोलॉजी की स्ट्रैटेजी हो गई। अब देखिए पढ़ने का तरीका तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, घंटे-वंटे पे मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा। मुझे यही पता है कि आप बस क्वालिटेटिव अपना कितना समय और कितना आप अच्छे से अपना समय दे पा रहे हैं स्टडी पर, ये महत्वपूर्ण होता है, ना कि आप पूरा दिन लगे रहें और आप पढ़ते रहें, इससे बहुत ज़्यादा काम नहीं होने वाला है। ये तो एक दिखावापन बस दिखे देगा, वो आपके एग्ज़ाम में ही दिख जाता है चीज़ें कि आपका परफॉर्मेंस किस प्रकार है, ठीक है? पढ़ते तो बहुत है, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं लगभग, तो ये पढ़ने का यही दूर आपको अलग कर देता है अन्य स्टूडेंट से। अब बात आती है जीएस की बात, तो इसको हम थोड़ा इरेज़ कर देते हैं, फिर आगे हम जीएस की बात कर लेंगे। अब बात आती है जीएस के लिए। जीएस के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जीएस में मैं इंटरव्यू में भी मैंने एक बताया था कि जीएस के लिए मैं बहुत प्रयास नहीं किया था। मैं इसको जीएस ना बोल कर के इसको जनरल एप्टीट्यूड बोलेंगे। जनरल एप्टीट्यूड इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें जीएस के पार्ट होने के साथ-साथ इसमें जो आपकी जो एक बेसिक जो नॉलेज है वो भी आपको इसमें जज करने का कार्य किया जाता है। यानी इसमें 5-6 सेक्शन है, 5 यूनिट है, 6 यूनिट है और उसमें से 5-5 क्वेश्चन सबके आते हैं। 6 यूनिट है और 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सब सारे पार्ट हैं और इसमें जीएस का पार्ट यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी है,
पॉलिटी है, हायर एजुकेशन है, आईसीटी है, एनवायरनमेंट है, ये सब सारे पार्ट होते हैं। अब इसमें से क्या-क्या सेक्शन कहाँ-कहाँ से कंप्लीट करना है, मैंने बहुत डिटेल्ड पढ़ाई नहीं की थी कि आप बुक लेके आओ, बिपिन चंद्रा पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। मैं कुछ नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी मेरा सब कुछ ये देखा हुआ है। सिविल सर्विसेज़ का एस्पिरेंट होने की वजह से ये सब सारी काम हो चुके थे पहले ही। तो मैंने क्या किया था लास्ट टाइम पे क्योंकि नेट जेआरएफ का तो लगातार मैं एग्ज़ाम दे ही रहा था, उससे टच में था, तो इसकी वजह से जो नेट का पेपर है, वो नेट के पेपर में मैंने क्या किया, मैंने पेपर ज़्यादा फ़ोकस किया। आप नहीं पढ़े तो आप पढ़ सकते हैं, केवीएस मदान की आप बुक ले लीजिएगा, वहाँ से आप नेट का पेपर जो भी नेट की जो भी सिलेबस है उसी को आप कर लीजिएगा। अब उसमें क्या-क्या कर पाएँगे आप नेट के सिलेबस से? आप ये कर पाएँगे कि आप रिसर्च का कर पाएँगे और टीचिंग एप्टीट्यूड कर पाएँगे, आईसीटी यानी कंप्यूटर कर पाएँगे और एनवायरनमेंट भी आप उससे कर सकते हैं, हायर एजुकेशन कर सकते हैं। ये सब सारे पार्ट आप वहाँ से ही कंप्लीट कर लीजिए। अब बात आती है कि जीएस के लिए, तो जीएस के लिए आप घटना चक्र कर लीजिएगा, जो उसके जो पतली-पतली जो मैगज़ीन्स आती हैं, मैगज़ीन्स के रूप में आती घटना चक्र की पत्रिकाएँ, वन लाइनर या चित्रात्मक वाली जिसको बोल सकते हैं, चित्रमय वाली, तो उसमें आप हिस्ट्री की ले लीजिएगा, ज्योग्राफ़ी और पॉलिटी और इसके साथ-साथ आप इसमें एनवायरनमेंट का, ये सेक्शंस आप इससे यहाँ पे कवर कर सकते हैं, जो मैंने कार्य किया था। करंट अफ़ेयर्स के लिए लास्ट टाइम पे आप कर लीजिएगा, ज़्यादा समय मत ख़राब करिए, 5-6 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें समय मत ख़राब करिए। आप यही काम करिएगा कि उसमें आप घटनासार लास्ट टाइम पे आता है, आप घटनासार ले लीजिए, उससे काम आपका हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, ठीक है? ज़्यादा परेशान मत होइए। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको इससे लाभ मिलेगा। आप इसमें जो भी चीज़ें आपको लगें कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उन्हें प्रयोग करिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा लाइन बाय लाइन इसे प्रयोग करिए और आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, आज ये पढ़ाई का नहीं था, आप मैं सोचा कि कई लोग का डिमांड आ रहा था, पर्सनली मैसेज आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे आप वीडियो बनाई जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो वीडियो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।